जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा विज्ञान के नाम पर अत्याचार। विज्ञान के नाम पर अत्याचार इस तरह से लोग कर रहे हैं, सो हम बताएंगे आप लोगों को। जो समझ में आवे, अच्छा लगे तो अपनाना या मत अपनाना। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। वरना अच्छा ना लगे तो मत करना। हम पैसे के लिए कोई काम नहीं करते, हमें ये लोभ लालच नहीं है कि हमको पैसा चाहिए। आप लोग ये बात पहले समझ लो। हम निस्वार्थ भाव से समाज का काम करते हैं, जन कल्याण के लिए हम वीडियो बनाते हैं। हमारा चैनल इसी के लिए है, जन कल्याण के लिए। तो देखो, विज्ञान का नाम पर अत्याचार ये है। विज्ञान का लोग हवाला देते हैं कि विज्ञान का युग है, सब कुछ होगा, अच्छा हो जाएगा। क्या करते? पेड़ पौधे काटते चले गए, शहरों में भागते चले गए। अब ये नहीं समझते कि पेड़ों का कार्य क्या क्या है। देखो, आप लोग ध्यान देना, जिस क्षेत्र में इस समय गर्मी चल रहा है, जिस क्षेत्र में हरियाली है, वहाँ का वायुमंडल कैसा मिलेगा? गर्म मिलेगा क्या? गर्म नहीं मिलेगा। आपको वहाँ जाओगे तो ठंडा मिलेगा। अब ये विचार करो, जो थोड़ा सा फसल लगा हुआ है, किसी प्रकार का सब्जी है या चारा है, कोई भी फसल हो, जहाँ हरियाली है, उस क्षेत्र का जो वायुमंडल ठंडा रहता है। यही कार्य पेड़ों का है। और इन फसलों से अधिक ये तो फसल फल देते, और वो वृक्ष जो है फल भी देते। और दूसरी बात, आर्द्रता को यानी वायु को शुद्ध करते, वायुमंडल को जो शुद्ध करते। तो देखो, वायुमंडल शुद्ध से हम सबको शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलता है, और दूसरी बात, बरसात भी होता है। इसी के लिए ऋषियों ने यज्ञ का परंपरा निकाला था। उस समय तो पेड़ पौधे थे, जंगल थे बहुत, फिर भी हमारे ऋषिगण यज्ञ करते थे। यज्ञ में क्या होता है? शुद्ध गाय का घी, देसी गाय का घी है, जर्सी का नहीं, भैंस का नहीं, सूअर का चर्बी नहीं, या किसी भी प्रकार का चर्बी नहीं, केवल शुद्ध घी होना चाहिए, देसी गाय का। और जो ऋग्वेद में हवन सामग्रियाँ बताई गई है, उसके अनुसार हवन सामग्री हो तो वायुमंडल शुद्ध करेगा। यज्ञ करो, लेकिन शुद्ध सामग्री से करोगे तो वायुमंडल शुद्ध होगा। देखो, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, हमने खुद पढ़ा है कि देखो, यज्ञ से क्या होता है? वायुमंडल शुद्ध होता है। वायुमंडल से क्या होता है कि जब सब देवता खुश होते हैं, और खुश होते हैं तो बरसात होता है, और बरसात होता है तो अन्न उपजता है। अन्न को खा करके सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, आनंद में रहते हैं। तो देखो, वायुमंडल शुद्धि का ये प्रभाव है। लेकिन आजकल लोग शहरीकरण करते चले गए। शहर बनाओ, शहर बनाओ, सब लोग गांव छोड़ छोड़ के भाग गए बस। लेकिन अब बीमारी बढ़ी तो शहर छोड़ करके गाँव में भागते, जंगलों में भागते कि चलो भाई। अब जैसे रामदेव जी है ना, वहाँ भाग भाग के लग जाते हैं। बॉम्बे से, सूरत से, बंगलौर से, कलकत्ता से भाग के आते। कहाँ? हरिद्वार में चलो, जंगलों में चलो। फिर जंगल क्यों जाते हो? अब तुम्हारा कहाँ गया विज्ञान? कहते थे विज्ञान से सब कुछ हो जाएगा, पेड़ को काटो, शहर बनाओ। लेकिन देखो, शहर में क्या होता है? नज़दीक नज़दीक मकान होता है। दूसरी बात, तो तुम्हारा मकान में वो कोई पेड़ पौधा नहीं है, वो जो है पत्थर का है। पत्थर में धूप लगेगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो तुम्हारा वायुमंडल को भी गर्म करता है। शहरों में जाओ, देखो कितनी भयंकर गर्मी है। और चले जाओ जंगलों में, कितना शीतल, मंद मंद, धीमा धीमा हवा चल रहा है। कारण वो शीतल जो है, पेड़ के जो पत्ते हरे हैं ना, वो वायुमंडल में अपना जल वाष्प छोड़ते हैं। वह जल वाष्प क्या करता है? वायुमंडल को ठंडा करता है। आप लोग जाकर के ज़्यादा पेड़ के छाया में तो देखो, पेड़ के पत्ते जो होते हैं, वायुमंडल ये ताप को खींचते हैं, और खींच करके वो उसको ठंडा करते हैं। थोड़ा गर्म होगा, लेकिन इतना नहीं गर्म होगा जितना कि पत्थर गर्म होता है। पेड़ का पत्ता कोई भी इतना गर्म नहीं होगा जितना पत्थर गर्म होगा। आप अपना छत बनाते हो, वो भी पत्थर तो है, गर्म हो जाता है तो आप तपते रहते हो। इसलिए देखो, पेड़ों को काटो मत। पेड़ को काट कर लोगों ने बर्बाद कर दिया। उसके कारण क्या हुआ कि बरसात खत्म हो गया। और बरसात खत्म हो जाने के कारण क्या है? इसी गुजरात में मैं देखता हूँ कि जहाँ लोग बताते थे आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले
20 फीट जमीन के नीचे पानी था, वहाँ आज 500, 700, 1000 फुट भी बोरिंग कर दो तो पानी नहीं मिलता है। आप सबके सामने है, फिर भी नहीं समझते हो। पेड़ को काट रहे हो, पेड़ को काटो मत, पेड़ लगाओ। जब तक पेड़ नहीं लगाओगे तुम्हारा विज्ञान माने कुछ नहीं, अज्ञानी हो, विज्ञान को नहीं समझते हो। जो लोग कहते हैं विज्ञान सब कुछ है, ईश्वर माने कुछ नहीं, वो सीधा हम उनको अज्ञानी कहते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक उस महाशक्ति को साबित किए माने। बड़े बड़े वैज्ञानिक जब शोध करते करते चले गए तो उन्होंने क्या कहा, बता रहा हूँ। ध्वनि विज्ञान के वैज्ञानिक जब शोध किए तो कहते हैं कि सभी ध्वनियों का मूल ध्वनि अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में विराजमान था। जब उसकी सृष्टि करने की इच्छा हुई तो वह एक से अनेक होकर के उसने सृष्टि की रचना किया। अब ये जो है विद्युत विज्ञान वाले खोज करते करते अंत में गए तो उन्होंने कहा कि सभी विद्युतों का मूल विद्युत अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में विराजमान था, और उसकी जब इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने का तो वह मूल विद्युत एक से अनेक होकर के उसने सृष्टि की रचना किया। ज्योति विज्ञान भी यही कहता है, सभी ज्योतियों का मूल ज्योति इस ब्रह्मांड में विराजमान था। जब उसकी सृष्टि करने की इच्छा हुई तो वह एक से अनेक होकर के सृष्टि की रचना किया। तो देखो, वही ज्योति, वही ध्वनि, वही जो है विद्युत, सब कुछ है, उसका नाम है ईश्वर। जिस रूप में ढूंढोगे उसमें मिलेगा वह। जड़ में जाओगे तो उसी रूप में तुमको दिखाई देगा वो, लेकिन एक ही मिलेगा। ध्वनि करके ढूंढो, शब्द कहकर ढूंढो, शब्द ध्वनि एक ही बात है। विद्युत समझ के ढूंढो तो विद्युत अनेक दिखाई देगा, लेकिन सभी विद्युतों का मूल अनादि का मतलब ये बता रहा हूँ। अनादि का मतलब ये होता है उस समय काल गणना की, समय क्या, कोई गणना की इकाई नहीं थी, कोई पल सेकेंड उस समय नहीं था, निमेष नहीं था। निमेष बहुत छोटा सा पल गणना का एक इकाई है भारतीय पद्धति में। सेकेंड तो विदेशी है, लेकिन भारतीय पद्धति में पल निमेष होता है बहुत छोटे छोटे। ये बहुत बारीक जो है पैमाना है समय मापने का। उस समय ये पैमाना नहीं था। उस समय सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग नाम का कोई समय गणना की कोई इकाई नहीं थी। उस समय की बात बता रहे हो वैज्ञानिक की, अनादिकाल से। कोई समय काल, अनादि का मतलब कोई काल गणना की समय नहीं सीमा था। उस समय वो परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। उसका नाम, उसका नाश नहीं होता उनका। इसीलिए कहा गया कि ईश्वर जो है अविनाशी हैं, और जीव जो उसी का अंश है वो भी अविनाशी है। लेकिन देखो, अधूरे ज्ञान के जानने वालों, केवल विज्ञान का नाम सुने हो, विज्ञान के बारे में नहीं जानते हो। इतना बड़ा जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो तुम सब आज मानते हो ना, आइंस्टीन को और न्यूटन को, इससे भी बड़े बड़े भारत में वैज्ञानिक हुए। ये तो न्यूटन आज हुआ 1200 वर्ष पहले, ये 450 वर्ष पहले, और आइंस्टीन बहुत पहले हुआ। तो देखो, इनके पहले भी यहाँ वैज्ञानिक हुए। आइंस्टीन जो है ना, जो कहते हैं कि अणु का खोज किया, लेकिन देखो उसके पहले लाखों वर्ष पहले महर्षि कणद हुए। कणद को कण के नाम पर उनका नाम पड़ा था कणद। ये भागवत में प्रसंग आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में। आइंस्टीन के लाखों वर्ष पहले हुए थे कणद। उन्होंने कण का खोज किया था। कण मन आविष्कार नहीं, आविष्कार मत समझ लेना, खोज किया था। कण माने सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म कण। उस समय ये सब बातें खोज करके हमारे ऋषि महर्षियों ने समाज को दिया था। देखो, लेकिन ये हमारे पद्धति को लात मारा विदेशियों ने, आक्रमणकारियों ने। आए अपना धाक जमाए, मुसलमान अपनी पद्धति पढ़ाए, और उससे सबसे बड़ा नुकसान किया है कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज क्या किया कि यहाँ के पद्धतियों को छिपा दिया, अपना विदेशी पद्धति पढ़ाने लगा। आज देखो, अर्थशास्त्र का तो विदेशी लेखक, राजनीति शास्त्र विदेशी लेखक, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के लेखक तो महर्षि बृहस्पति भी थे। उसके बाद में अभी कलयुग में आचार्य चाणक्य हुए। चाणक्य की नीति जो है विश्व में राजनीति का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, चाणक्य की नीति। और अर्थशास्त्री भी थे वो, जो लिख दिया। आज तक वैसा कोई लिख न सका, वैसे राजनीति का न सूत्र दे सका, और न तो
अर्थशास्त्र का सूत्र दे सका। और व्याकरण के वैज्ञानिक थे, लेखक थे महर्षि पाणिनि, जो उन्होंने लिख दिया, उनके मुकाबले कोई संसार में व्याकरण न लिख सका। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो ग्रामर कहा जाता है विदेशी चल रहा है, सभी सूत्र विदेशी पढ़ाया जा रहा है, कोई भी सूत्र भारत का नहीं पढ़ाया जा रहा। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। सरकार तो बदल जाता लेकिन भारतीय पद्धति के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। अब हम कुछ भरोसा करते मोदी जी और जोगी जी को। जोगी जी जिस दिन आ जाएंगे हमको पूर्ण विश्वास है कि भारतीय पद्धति को लागू करेंगे। और मोदी जी के तो अब क्या कहें, 10 साल बीत गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए। भारतीय पद्धति के लिए उन्होंने कुछ काम किया है लेकिन पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है 2020 में, उसमें सब भारतीय पद्धति का ही सूत्र देने का विचार है। देखो भारतीय पद्धति पूरे विश्व में श्रेष्ठ है, ये विचार करो विदेशी क्या लेने आए थे भारत में। इसीलिए पंछी गिद्ध के तरह विदेशी नज़र गड़ाए बैठे हैं, भारत हमारे कब्जा में कब आ जाए। आज से नहीं, प्राचीन काल से इतिहास ये देख रहा हूँ। देखो पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, भारत पर लोग आक्रमण करते थे। भारत सबसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है सभी विषय में। किसका किसका मैं नाम गिना, सभी विषय में सब कुछ में श्रेष्ठ है और सब कुछ में संपन्न है। इसीलिए अब अंत का बात बता दे रहा हूँ, कोलंबस भारत के खोज के लिए निकला था, कहाँ, इंडिया के खोज के लिए, लेकिन वो भूल करके चला गया अमेरिका। उत्तरी अमेरिका तो पहुँचा तो वहाँ लोग लाल रंग के थे, तो क्या कहा, रेड इंडियन, यानी भारतीय लाल होते हैं। फिर बाद में पता चला नहीं ये तो अमेरिका है, वहाँ आ गए। फिर देखो वापस आया तो ये आकर के फिर यहाँ बताया ये हमको नहीं मिला। फिर बाद में वास्को डी गामा निकला है, तो भारत का जो रास्ता ढूंढने में वो सफल हुआ कि भारत ढूंढ सका वो रास्ता आने के लिए। भारत का खोज नहीं, भारत का खोज नहीं कहना चाहिए, भारत आने के लिए रास्ता का उसने खोज किया। तो वो लोग आकर के जालसाजी से ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत को गुलाम कर लिया। तो देखो गुलाम किया, साथ ही सभी तरह से गुलाम कर दिया। आज जो है यहाँ दो ही हम चीज़ देख रहे हैं, भारतीयता तो ख़त्म है, कुछ लोग मुगल बन गए और सब अंग्रेज बन गए। तो भारत स्वतंत्र है कहाँ, बार बार कहता हूँ, भारतीय पद्धति जब सब कुछ नहीं होगा तब तक हम भारत को स्वतंत्र नहीं मानते। कोई स्वतंत्र कहता रहे लेकिन वो गुलाम है ना। तो यहाँ का बोलचाल भाषा रह गया, सब अंग्रेजियत बदल रहा है, कुछ उर्दू हो गया, कुछ अंग्रेजी हो गया, पहनावा, खान पान, रहने का, शौचालय का, रसोई का, सारा व्यवस्था तो सब देख रहे हैं अंग्रेजियत हो रहा है। तो हमारा भारत स्वतंत्र है कहाँ। स्वतंत्र का मतलब स्वयं का तंत्र, हमारा सब कुछ हमारा व्यवस्था होना चाहिए। तंत्र माने व्यवस्था, सब हमारा व्यवस्था हो तो हम स्वतंत्र हैं, नहीं तो हम दूसरे का अगर व्यवस्था है तो हम स्वतंत्र कहाँ। सब कुछ तो दूसरे का सब लोग लेकर के बैठे हो, कहते मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र नहीं तो सब गुलाम हो। और अब आ जाओ विज्ञान के ऊपर, विज्ञान के नाम पर अत्याचार मत करो, नहीं तो अभी पीने को जो पानी मिल रहा है ना, ये भी पानी नहीं मिलेगा। जल्दी से जल्दी आप लोग अगर वायुमंडल को शुद्ध करना चाहते हो तो तुलसी का पौधा और पीपल का वृक्ष लगाओ। तुलसी भी शुद्ध ऑक्सीजन देता है और सबसे अधिक मात्रा में 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन देने वाला पीपल वृक्ष। सभी वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं लेकिन 12 घंटे, यानी दिन जब सूरज रहेगा, प्रकाश रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, फिर रात्रि हुआ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना आरंभ कर देते हैं। इसलिए आप सब लोग अधिक से अधिक पीपल वृक्ष लगाओ ताकि वायुमंडल को 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन मिलता रहे। आप सब भी स्वस्थ रहोगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा तो बीमारी भी कम होगी और वायुमंडल शुद्ध होगा तो बरसात होगा तो सभी जगह जल से परिपूर्ण हो जाएगा। सभी लोग सुख शांति से रह सकते हो, जल भी पीने को मिलेगा, पेड़ पौधे होंगे, फसल होंगे, सभी लोग सुखी रह सकते हो, सभी महंगाई दूर हो जाएगी। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। विज्ञान का केवल रट मत लगाओ, विज्ञान ही चलते आज नाश हो रहा है। आज हमारा विज्ञान विनाश की तरफ जा रहा है। वो विज्ञान है जो विकास करने वाला हो। प्राकृतिक नियम जो था ना, सब विज्ञान पूर्ण था। तो देखो ये अज्ञान के कारण प्राकृतिक नियम को सब लोग खंड खंड करते चले गए। प्राकृतिक नियम से चलोगे, शुद्ध रहोगे, सुरक्षित रहोगे, आनंद में रहोगे, नहीं तो
परेशान होते जा रहे हो, परेशान और हो जाओगे। इसलिए प्राकृतिक नियम पर आ जाओ। प्रकृति भी कोई भी विज्ञान से अछूता नहीं है, संपूर्ण कार्य विज्ञान पूर्ण है। हम छोटे से वीडियो में कितना बताने लगे तो 2-3 घंटा लग जाएगा। इसलिए नज़र दौड़ा के देख लो। मैं कहता हूँ विज्ञान के विषय में दौड़ा करके नज़र देख लो। शुद्ध ऑक्सीजन बना सकते हो क्या? जो पेड़ पौधे बना लेंगे वो शुद्ध ऑक्सीजन तुम नहीं बना सकते हो। उसमें बहुत खर्चा आएगा और उसे और कितना नुकसान करके तब ऑक्सीजन बनाओगे। इसलिए इससे चक्कर मत पड़ो। वो शुद्ध पद्धतियाँ हैं, उसको जैसे कि तैसे प्राकृतिक नियम को रहने दो, प्रकृति को बढ़ावा दो, पेड़ पौधे लगाओ और सब प्राकृतिक नियम पर आ जाओ, आनंद में रहोगे। इसीलिए हम आप लोगों को ये सुझाव दिए, आप लोगों के कल्याण के लिए, आनंद के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।